Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि पेपर 4 है दोस्तों, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। हमने इससे पहले जितने भी एकेडमिक कंटेंट टेस्ट की पेपर्स डिस्कस किया है आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का पिक्टोरियल लर्निंग ऑल इन वन किताब चाहिए जो कि आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, आप देख सकते हैं पूरा पिक्टोरियल लर्निंग रहेगा। और इस किताब के सिर्फ अकेला कॉस्ट 1000 रुपया का है और ये खुद मैंने बनाया और आप लोगों को ये बाय पोस्ट भेजा जाएगा। अगर आपको फुल मटेरियल चाहिए रिगार्डिंग ACC एग्ज़ाम्स तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रीवियस पेपर्स है आप जाके एक बार ज़रूर गौर करिएगा। सबसे पहले जो कि 1 से 50 सवाल हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में देने की कोशिश की है और 1 से 50 सवाल जो है मैथमेटिक्स के हैं वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और चलिए इसमें सेक्शन बी जो कि जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का होता है और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount of each higher trophic level, जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कहने का मतलब उसने एक ऐसा दे दिया जो कि आपको थोड़ा सा बताना है जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो वो accumulation of non-biodegradable pesticides को in the food chain in increasing amount of each higher trophic level, जिसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। पोल्यूशन तो सभी जानते हैं, एक्यूमुलेशन क्या होता है इकट्ठा करना, और यूट्रोफिकेशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो इस तरह का टर्मिनोलॉजी को आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला देखिए, एक जाइगोट है विच हैज़ X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए गर्ल। जो पापा से X क्रोमोसोम जो निकलता है वो लड़की बन जाता है यहाँ पे जाइगोट, जो कि यहाँ पे देखिए ये जाइगोट दैट हैज़ एन X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम फादर विल डेवलप इनटू ए गर्ल। इट ऑल चिल्ड्रन वेदर बॉयज़ और गर्ल्स इनहेरिटेड एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, दस सेक्स इज़ डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। अगर आपसे पूछा जाता है सेक्स किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, वो है पापा की X क्रोमोसोम से ही आइडेंटिफाई होता है दोस्तों। अगला देखिए, स्टोरेज ग्रेन्स प्रोड्यूस अफ्लोटॉक्सिन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। जो स्टोरेज ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ग्रेन्स वीट हो गए और साथ में राइस हो गए, ये जितने भी ग्रेन्स हैं इनको क्या है स्टोर किया जाता है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग स्टोरेज के बाद अफ्लोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। यहाँ पे जो ग्रोथ होता है उसका नाम है एस्पैरजिलियस। सो ये नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन है दोस्तों, produced by the fungus Aspergillus flavus. The fungus can be recognized by a gray, green or yellow-green mold growing on corn kernels in the field of or in stalk. So इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएंगे। अगला देखिए, रफेज ऑफ फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, कभी कभी वो ठीक से पचता नहीं है, वो रफेज कह सकते हैं। वो रफेज ऑफ फूड के अंदर क्या होता है, जो कि सेल्यूलोज होता है दोस्तों। एक फाइब्रस मैटर है इन विच फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। देखिए इट इज़ मेनली मेड ऑफ इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम सेल्यूलोज के नाम पे जाना जाते हैं। इवन हम लोग जानते हैं जो पेपर होता है वो एक किस्म का हम लोग बार्क ऑफ ट्री से निकाला जाता है और सेल्यूलोज ही कह सकते हैं। अगर बात करें अलग अलग टेस्ट की बात कर रहा है, जैसे कि मैंने इस किताब के अंदर जो भी अलग अलग टेस्ट्स है पूरा इसका लास्ट पेज में अगर देखा जाए पूरा, जो कि वाइडल टेस्ट हो गया, RT-PCR टेस्ट हो गया, ये पूरा का पूरा टेस्ट्स जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टेस्ट्स इसके अंदर दिया गया है। आप आराम से उस टेस्ट का देख सकते हो। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर बात करें इस तरह हर चीज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। वाइडल टेस्ट है, साथ में RT-PCR टेस्ट है, ये अलग अलग टेस्ट है दोस्तों जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं आप लोग इस पर गौर करिएगा। सो यहाँ पे जो वाइडल टेस्ट है वो
टाइफॉइड के लिए होता है, और RT-PCR जो कि हम लोग जानते हैं RT-PCR टेस्ट किसके लिए, दैट इज़ फॉर द कोरोना वायरस एग्जामिनेशन के लिए होता है दोस्तों। और अलग अलग टेस्ट के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे एड्स का जो टेस्ट होता है वो एलिज़ा टेस्ट कह सकते हैं दोस्तों। जो वैक्सीन दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का वो है BCG वैक्सीन। रबीज़ जो वैक्सीन है ये डॉग बाइट, जिसको हम हाइड्रोफोबिया के नाम पे भी जाना जाते हैं, तो वहाँ पे ये डॉग बाइट का जो कि रबीज़ वैक्सीन दिया जाता है। अगला देखिए, फ्यूल फॉर्म्ड अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल होता है ये अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको देखने को मिलेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और जितने भी अलग अलग फ्यूल है जो कि बायोगैस हम लोग गोबर से हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो है फॉसिल फ्यूल की दोस्तों। ये अर्थ सरफेस के अंडर में आप देख सकते हो आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रेडिएशंस अब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर होता है वो इंफ्रारेड एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब करती है, जिनकी कलर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओजोन लेयर की कलर और केमिकल फार्मूला जो कि O3 है दोस्तों। ये मोस्ट ऑफ द एनर्जेटिक वेवलेंथ जो कि अल्ट्रावायलेट रेस और इंफ्रारेड रेस, ये जितने भी रेज़ है वो हार्मफुल रेस होते हैं और उनको अट्रैक्ट करता है, जो कि ओजोन लेयर है दोस्तों। ये हम स्ट्रेटोस्फीयर में देख सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द रेडिएशंस अब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस। अगला देखिए, द एफिशिएंसीज ऑफ सोलर कुकर कैन बी इंक्रीज बाय प्लेसिंग ए प्लेन मिरर। ये जो सोलर कुकर के अंदर, अब सोलर पैनल तो होते ही हैं, और जो सोलर कुकर के अंदर कुछ मिरर का इस्तेमाल किया गया है, अगर हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं। सो एट सम इंक्लिनेशन विद द ग्लास टॉप टू एनहांस मोर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ये प्लेन मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग जगह, कॉन्वर्जिंग जो कि कॉन्केव होता है, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स होता है। कन्वर्जिंग यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है, सो कन्वर्जिंग जो लेंस होता है वो है कॉन्वेक्स, कॉन्केव जो लेंस है दैट इज़ डाइवर्जिंग कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी फाउंड आउट बाय मेजरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कि मैंने इस प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस किया है। इस तरह सवाल आपको रिपीट होगा तो ज़रूर आप देखिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होता है जो कि क्वालिटी ऑफ पानी का मेजर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एयर पोल्यूशन किन से मेजर करते हैं। अगला देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, जो कि रिसाइकलिंग होता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय डूइंग रिसाइकलिंग। इसीलिए हम लोग आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हैं रिसाइकलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है और डंप करने से भी नहीं, और हम लोग बरी करने से भी नहीं। तो आप लोगों को करना है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो करने के लिए रिसाइकलिंग है दोस्तों। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेम वन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच में पोल्यूट द अर्थ टू डेंजरस लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ऐसा कौन सा चीज़ है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि पोल्यूट कर सकती है धरती को डेंजरस लेवल तक, वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है विच कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटीरियल। इट्स मोस्टली रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिनको हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस लेवल तक आप ये देख सकते हो। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इतना इफेक्टिव नहीं है। अगला देखिए, इन द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर रहेगा वो है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो 31 माइल्स यानी 50 किलोमीटर्स तक आप देख सकते हो, और इसके अंदर ओजोन लेयर आप देख सकते हो। साथ ही साथ इस स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही आप देख सकते हो
जो भी प्लेन्स ट्रैवल करते हैं। बाकी अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपो, स्ट्रैटो, एक्सो, मेसो, थर्मो। ये जो थर्मोस्फीयर है जिनके अंदर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है सैटेलाइट्स के थ्रू। ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लैंड्स, नेचुरल वेजिटेशन। ये सब आप ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये कंजर्व करते हैं और साथ में प्रिजर्व भी करते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है दोस्तों। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। अगला देखिए, द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। इसलिए जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे से ख़त्म होते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते रहते हैं। जैसे कि वल्चर हो गए, आज के टाइम पे वल्चर्स पूरा ख़त्म हो जा रहा है। वो जो लास्ट एनिमल होता है एक्सटिंक्ट उस स्पीसीज़ का, उसको हम एक्सटिंक्शन के नाम पे जाना जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ काइंड्स, usually a species. The moment of extinction is generally considered to be the death of the last individual of the species, although the capacity to breed and recover may have lost before point. ये extinction होता है दोस्तों। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना ज़रूरी है। 3 रेसिस्टर्स दिया गया है जो कि 4, 6, 12 ओम्स, जिनको हम पैरेलल में कनेक्ट किया। जैसे पैरेलल की बात करें 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर इन 4, 6, 12 का अगर करेंगे तो हम आपको जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 2 ओम मिलेगा। पर यहाँ पे जो पूछा गया है, कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विथ 4 वोल्ट बैटरी। पहला 3 पैरेलल में कनेक्ट किया, उस कॉम्बिनेशन को उसने क्या किया, 4 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जो आया टोटल रेसिस्टेंस कनेक्टेड बैटरी जो है 4 है। अब यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक और दिया है 2। सो ये 2 जो दिया गया है और ये 2 दोनों मिला के 4 हो गया, जो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बैटरी करंट की बात कर रहा है, V इज़ इक्वल टू IR तो सभी जानते हैं, तो V यहाँ पे वोल्ट में दे दिया है। I का वैल्यू इज़ इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4/4, यानी जहाँ पे आपको 1 एम्प का करंट देख सकते हो। बस आसान सवाल था। When we change feeble sound to loud sound, we increase its amplitude. कोई भी बहुत ही स्मॉल आपको आवाज़ आ रहा है, उसको अगर लाउड साउंड कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं, एम्पलीट्यूड की जो मात्रा है वो बढ़ा रहे हैं। लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा लाउडनेस है उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड है दोस्तों। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड एंड द मोर एनर्जी द साउंड वेव्स कंटेन। हेंस व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो कि लड़कियों की पिच के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। टू प्रोड्यूस 10⁵ joules of heat in 10 seconds, how much voltage should be applied to 100 ohm resistance? यहाँ पे जो फार्मूला देखिएगा H = V² T/R, तो इसके हिसाब से आप आराम से जो H का वैल्यू दे दिया 10⁵ V² इंटू 10 T का वैल्यू भी दे दिया सेकेंड्स में R, इसके हिसाब से जो टोटल आप देख सकते हो वोल्टेज 1000 वोल्ट्स है दोस्तों। बस आपको फार्मूला मालूम होना ज़रूरी है। वर्किंग ऑफ AC जनरेटर जो होता है ये किस आधारित पर वो काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। और जो मोटर है वो मोटर भी इसी के आधारित पर काम करते हैं। ये आपको मालूम होना ज़रूरी है किस आधारित पर कौन सा चीज़, यहाँ जो AC जनरेटर है इसी के आधारित पर काम करता है। और 10 mm लॉन्ग पिन इज़ प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। A 5 mm long image of the pin is formed at 30 centimeters in front of the mirror. The focal length of the mirror जो कि -20 सेंटीमीटर्स है दोस्तों फोकल लेंथ, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला देखिए, ए पीस ऑफ आयरन डेंसिटी दिया गया है और साथ में इमर्स्ड इन वाटर, देन अपथ्रस्ट दे दिया है, पर डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अपथ्रस्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया आपको, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा इस पिक्चर को। हाई रेजोल्यूशन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसका अपथ्रस्ट का जो भी वैल्यू बन रहा है इसका 6.8 न्यूटन्स है दोस्तों। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट दैट डजंट डिपेंड अपॉन दी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये डजंट डिपेंड अपॉन दस इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू होता है। कोई भी काम करते हैं आप देखिएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्वियसली जितना ज़्यादा वर्क रहेगा उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और फोर्स अप्लाई पर और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स दैट इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी का कोई वैल्यू आता नहीं, क्योंकि W=F/s होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही वहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी का कोई मात्र रोल नहीं है। यहाँ पे जो देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि F है दोस्तों। इसकी जो मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है आधा कर दिया गया है विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, अगर उसकी जो मास आधा कर देते हैं उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं m1 m2 बाई यहाँ पे F=, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसका जो है आधा अगर कर देते हैं उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो F/4 रहेगा। वो फॉर्मूला क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फार्मूला है, उस फार्मूला के आधारित पर F/4 हो गया। अगला देखिए, एक वुमेन है, अप्लाइज द फोर्स 60 न्यूटन एंड ड्रॉ ए 5 kg बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, देन द मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर रहा है। फोर्स तो दे दिया और 5 kg बकेट का वेट भी दे दिया, और मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है जो कि एफर्ट होता है। देखिएगा इस हिसाब से लोड का जो 50 न्यूटन्स है और एफर्ट 60 न्यूटन दे दिया है, E=L+F। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा 10 न्यूटन रहेगा दोस्तों। मैकेनिकल एडवांटेज की जो कि फार्मूला है L/E, जो कि 0.83 होता है, जो आप देख सकते हो। बहुत आसान सवाल था, इट कैन बी डन डायरेक्टली। अगला देखिए, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर्स, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। जैसे कि बियॉन्ड 2 मीटर्स कह रहा है, यानी वहाँ पे जो लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके अंदर डाइवर्जिंग पावर होता है, तो माइनस सिंबल होता है 0.5D जो डायप्टर की वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फार्मूला बेस्ड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P, यानी पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1/F होता है। यहाँ पे 100 जो कि यहाँ पे मीटर्स में दिया गया है, 100/2 अगर करेंगे तो 0.5 डायप्टर्स में आप देख सकते हो। अगला देखिए, हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि पानी के अंदर आप देख सकते हो, अगर पानी उबालते हैं वो हायर से लोअर देख सकते हो। मेटल्स के अंदर कंडक्शन प्रोसेस होता है, सूरज से रेडिएशन प्रोसेस होता है दोस्तों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड। यहाँ पे इफ़ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन्स ऑफ फील्ड्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब करेक्ट स्टेटमेंट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू द डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स। ये सब आप देख सकते हो जो कि ट्रू है दोस्तों। डायमेंशंस ऑफ वुडन ब्लॉक दिया गया है 2 मीटर, 0.25 mm, 0.10 मीटर्स। इफ़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज़ 0.6 देन द मास ऑफ द ब्लॉक इज़, यहाँ पे दे दिया गया है देखिएगा 30 kg, और जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 10 क्यूब kg क्यूबिक मीटर। उसके हिसाब से आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका जो फार्मूला रहेगा डेंसिटी ऑफ द वुड का, जो आराम से आप कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। और एक ऑब्जेक्ट की मास है जो कि m है, टेकन टू द मून फ्रॉम द अर्थ। यहाँ धरती से अगर मून लेके जाते हैं उसका जो मास रहेगा, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रीमेन्स द सेम, बट वेट जो रहेगा डिक्रीजेस रहेगा डिवाइडेड बाय 6। सो मास ऑलवेज कांस्टेंट, पर जो वेट रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 6। यहाँ अगर 6 kg है, मून पे 1 kg रहेगा। द फोर्स needed to change the velocity of a 1 kg body from 20 meters per second to 30 meter per second in 2 seconds। तो फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, फोर्स की जो कि देखिएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आराम से आप F=5 न्यूटन कह सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए,
ये कौन सा कंपाउंड है? पानी जो है एक कंपाउंड है, हवा एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन अलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, और आयरन जो कि फेरस की दूसरा नाम है और हेमाटाइट से निकाला गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि जंग लग जाता है, आयरन एक किस्म का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसकी वेट बढ़ जाता है रस्ट होने के कारण। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, और यहाँ पे देख सकते हो द आयरन रिएक्ट्स विद द वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजंट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद द डाइल्यूट HCl? अगर हाइड्रोजन जो है डाइल्यूट HCl के साथ, अगर दोनों डाइल्यूट हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, कौन सा चीज़ रिलीज़ नहीं होता? यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम और जिंक ये तीनों रिलीज़ होते हैं, पर कॉपर बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक आर हाईली रिएक्टिव एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ देखिएगा, अगर इन मेटल इनके साथ डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉपर से कुछ मतलब ही नहीं बनता। क्यूपराइट जो है इनका, क्यूपराइट से बनता है कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज कुकिंग गैस? जैसे कि मैंने बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG सिलेंडर्स के अंदर आप ब्यूटेन देख सकते हो, बाकी बायोगैस के अंदर आप मीथेन देख सकते हो, और पेंटेन, हेक्सेन अलग अलग आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इवन लाइटर्स के अंदर भी हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन NPK फर्टिलाइजर्स? जो है इज़ नॉट प्रेजेंट इन NPK फर्टिलाइजर, जो कि क्रिप्टॉन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम दैट इज़ K, ये तीनों आप फर्टिलाइज़र के अंदर देख सकते हो, पर क्रिप्टॉन नहीं है। ये एक इनर्ट गैसेस है दोस्तों, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब। सोप्स आर जनरली साल्टी ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग सोडियम। जो सोप्स होते हैं जिनके अंदर सोडियम आप देख सकते हो, सोप इज़ लाइक यहाँ पे आप साल्टी होता है जिनके अंदर सोडियम की वजह से वो थोड़ा सा साल्टी आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एडेड टू डिले द सेटिंग ऑफ सीमेंट? यहाँ जिप्सम को ऐड किया जाता है टू डिले द सेटिंग ऑफ सीमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जिप्सम जो है रिटार्डिंग एजेंट कह सकते हैं, और नहीं तो जल्दी जल्दी वो सीमेंट जम जाता है ठंडी के मौसम में, इसलिए हम लोग जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिलेइंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ पोटेशियम? क्या है दोस्तों? बाकी P फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोलोनियम कह सकते हो। अगला देखिए, व्हाट इज़ एडेड टू रेंडर ग्लास इनसॉल्युबल इन वाटर? सो यहाँ पे सोडा को ऐड किया जाता है टू रेंडर ग्लास इन इनसॉल्युबल वाटर। बाकी आप प्रोसेस आप देख सकते हो इनके अंदर क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल करता है। सेफ्टी मैचेस के अंदर फास्फोरस आप देख सकते हो, जो फास्फोरस होता है वो सेफ्टी मैचेस की जो टिप होता है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन नॉर्मली पानी के अंदर देखने को मिलता है। सिलिकॉन जो कि सैंड के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोरीन की वजह से आपका दांत खराब हो जाते हैं। डीके ऑफ टीथ। पेपर इज़ मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो कि ट्रीज़ के अंदर जो सेल्यूलोज है उसके थ्रू हम लोग पेपर बनाते हैं। सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स होता है सिल्क बनाते हैं, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। वूल, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा, कॉटन सबसे ज़्यादा देख सकते हो, कॉटन से हम लोग वूल बनाते हैं। सिलिका जो कि सैंड के अंदर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? जो कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि नेगेटिव नेचर के हैं। ये अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन ये सब आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर। मोर सॉल्ट का केमिकल फार्मूला देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बॉक्साइट और बोरान, गैमाक्सिन पाउडर, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा केमिकल फार्मूला, सो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा नोबल गैस नहीं है? रेडियम नहीं है। बाकी आप देख सकते हो हीलियम, नियॉन, जीनॉन, ये पूरा आपको इनर्ट गैसेस है। दो विच ऑफ दिस इज़ ए फिजिकल चेंज? जो कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है फिजिकल और केमिकल दोनों हैं। बाकी यहाँ पे चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड केमिकल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब केमिकल चेंज है दोस्तों।
यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गए, ये फिजिकल और केमिकल दोनों कह सकते हैं। विच इज़ नोन एज सुसाइडल बैक्स ऑफ द सेल, यहाँ पे लाइजोसोम को कहते हैं। बाकी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दोस्तों, मेड ऑफ राइबोसोमल RNA molecules and proteins that form a factory for protein synthesis. Nucleolus is most conspicuous domain, ये बहुत ही important है in the eukaryotic cell nucleus whose main function is ribosomal RNA synthesis and ribosome biogenesis. अगला देखिए, fibrous sheath that connects bone to bone, जिसको हम कहते हैं ligaments. A ligament is a fibrous connective tissue that connects bone to other bones. It is also known as articular ligament, articular larva, fibrous ligament और true ligament. इसको हम ligament कहते हैं, जो कि fibrous sheath है दोस्तों, ये bone to bone connect करता है। अगर मैं कहूँ bone to mass, जिसको हम tendon कहते हैं, ये tendon है। bone to bone, ये जो बीच में है ये ligament है। तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। sheath क्या है? कवर ए नाइफ और अदर शार्प वेपन्स, जिसके अंदर रखते हैं नाइफ को, वो शीथ कहते हैं। पेरियोस्टिरम क्या है? एक मेम्ब्रेन टिश्यू है दोस्तों। सो दैट सरफेसेस ऑफ योर बोन्स, द ओनली एरियाज इट डजेंट कवर आर दो सराउंडेड बाय कार्टिलेज। सो ये आप देख सकते हो पेरियोस्टिरम क्या होता है। अगला देखिए, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे देख सकते हो, जो भी लीवर प्रोड्यूस करता है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर प्रोड्यूस करके ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। बाकी स्टोमक जो है मस्कुलर सैक है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम कहते हैं मेरा मटेरियल ले लो, ये पूरा का पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको ये पूरा कंटेंट एक साथ ABCD आपको मिल जाएंगे, तो आप मटेरियल ज़रूर लेना। ईसोफागस क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। और अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। जो सीक्वेंस है, पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडिंग होता है दोस्तों। अगला, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कंटिन्यू जनरेट आफ्टर जनरेशन। सो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है दोस्तों, ये कंटिन्यूस फिनोमिना है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ तक की हो गया जनरल साइंस। अब बात करें ह्यूमैनिटीज़, जिनके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सब आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अलग अलग कोस्ट आपको मालूम होना ज़रूरी है। सरकार कोस्ट ईस्टर्न साइड भी आप देख सकते हो, और वेस्टर्न कोस्ट को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंडिया लाइस इन सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो, जो कि लॉन्ग लैट आप यहाँ पे आराम से देखिएगा। बाय विच नेम ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया, जब ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट होता है, एक ऐसा एक मात्र रिवर है जो कि आउटसाइड द इंडिया ऑरिजिनेट होता है, वो है ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे जो है इंटर करता है दिहाग के नाम पे थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और साथ में आप देख सकते हो ये तिब्बत में इसको सैंगपो के नाम पे बुलाए जाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट, ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये अरुणाचल से लेके ये एंटर करता है सीधा असम में। सिंगभूम किस लिए फेमस है? एक कॉपर माइंस के लिए काफ़ी फेमस है। कोल कैपिटल जो कि धनबाद को कहते हैं। आयरन जो कि फेरस एंड हेमाटाइट से प्रोड्यूस होता है, फेरस इसको कहा जाता है Fe। सो यहाँ पे सिंगभूम जो है कॉपर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया कह सकते हो। अगला लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, NH44 है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है दोस्तों, और ये कन्याकुमारी टू द साउथ नॉर्थ में जो कि श्रीनगर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवे, जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम GT रोड कहते हैं, दैट कनेक्ट्स कोलकाता एंड अमृतसर। ये GT रोड शेरशाह बनाया गया है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इन द कॉन्करेंट लिस्ट इकोनॉमिक, दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट इकोनॉमिक होता है दोस्तों। दैट प्लानिंग रेफर्स टू एनी प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच पॉइंट्स टू अचीव स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग, इट्स अ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट इकोनॉमिक।
यहाँ पे टेक ऑफ स्टेज क्या होता है, इकोनॉमिक के अंदर एक वर्ड होता है टेक ऑफ स्टेज। स्टडी ग्रोथ बिगिन होता है इस स्टेज में। देखिए इकोनॉमी रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछा जाएगा। ACT में सबसे मुश्किल है वो है ACT में ह्यूमैनिटीज़ के बाद ये है, आपको मालूम होना ज़रूरी है। बाकी जनरल साइंस तो आसान होता ही है, लेकिन ये जो ह्यूमैनिटीज़ है थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए स्लैक सीज़न क्या है। इकोनॉमी के अंदर जो सीज़न होता है जनवरी से लेकर जून तक, इसको हम स्लैक सीज़न के नाम पे जाना जाते हैं। अगला देखिए व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम, अपलिफ्ट द पुअर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, और LPG सिलेंडर दिया जाएगा जो भी वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लोग हैं। और अंत्योदय स्कीम कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन होता है कब से सबसे ज़्यादा बेनिफिट डेप्टर्स को देख सकते हो। नेम द एनिमल ऑन इंसाइनिया ऑफ द RBI, जो कि RBI के अंदर टाइगर आप देख सकते हो दोस्तों, जो इंसाइनिया है सिंबल है। इफ़ द प्राइस ऑफ द इन्फीरियर गुड फॉल्स, उसका डिमांड जो रहेगा वो गिर जाएगा दोस्तों। अगला देखिए इंडियाज़ ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, ये टिस्को एट जमशेदपुर में आप देख सकते हो, काफ़ी पुराना है दोस्तों। आयरन एंड स्टील प्लांट फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर रूरकेला। एर्लियर नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड के नाम पे जाना जाते थे WTO को। ये क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया है। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड, जो कि तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और द्रविडियन लैंग्वेजेस के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। कालिदास लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता II, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम पे जाना जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनास्टी, मौर्य डायनास्टी कह सकते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर है दोस्तों। कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ रामानंदा का जो डिसाइपल है दोस्तों। चैतन्य जो है विश्वम्बर मिश्रा। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य आप देख सकते हो, और इनका अलग अलग गुरु आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंसा किसका गुरु है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि दिल्ली सल्तनत का पर्शियन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, और डेजिग्नेशन ऑफ आमिल जो कि अकबर के टाइम पे रेवेन्यू ऑफिसर को इस तरह बुलाए जाते थे। और सूफ़ी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, एक गारमेंट होता था वहाँ से ये लिया गया है, अरबिक टर्म है दोस्तों। एक गारमेंट है पहनने वाला, एक सूफ़ी कपड़ा है। ब्लैक होल एपिसोड मेन कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लाजी की वजह से ये हुआ था। बाकी बक्सार और वांडीवाश आप देखिएगा, हल्दीघाटी का क्या महत्वपूर्ण है, आप इस पर गौर करिएगा। गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज़ इन द ईयर 1510, ये लिबरेशन हुआ 1961 में। तब तक इन्होंने पोर्तुगल वालों ने पूरा एकदम राज किया है। फर्स्ट फोर्ट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट है दोस्तों, ये ब्रिटिश लोग ने कंस्ट्रक्ट किया है दोस्तों। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, यहाँ पे अलग अलग महात्मा गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, जयप्रकाश नारायण ने क्या स्टार्ट किया, आचार्य विनोबा भावे जो है जिन्होंने भूदान मूवमेंट का स्टार्टअप किया था। अगला देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है। ये एक लॉर्ड लिटन ने इसको प्रपोज किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप देख सकते हो। 14 मार्च 1878 को इसको लॉर्ड लिटन ने प्रपोज किया था। लॉर्ड हेडिंगे जिन्होंने कैंसिल किया था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को। महात्मा वॉज एडेड बिफोर गांधी जीज नेम ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा जो वर्ड है रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। अलग अलग सत्याग्रह जैसे कि फादर ऑफ नेशन किसने दिया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे महात्मा जो वर्ड ऐड कर दिया गया था, और ये वर्ड दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बाकी रौलट सत्याग्रह देखिएगा, अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनिशियल स्टेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ये सब आप देखिएगा। अगला हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस, जिसको हम मैकाफी, जिनको हम लोग लिबरेटर ऑफ द प्रेस के नाम पे जाना जाते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप देख सकते हो, अलग अलग आपको मालूम होना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ
एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। यूनियन लिस्ट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट आप देख सकते हो। द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जो कि 324 होता है। ये पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन देख सकते हो दोस्तों। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल को हम लोग हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कह सकते हैं। अगला, यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जो यूनियन टेरिटरीज है उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, राज्यसभा में। अगला देखिए, लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम एस्टिमेट कमेटी कहते हैं दोस्तों। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से ये सैलरीज ड्रॉ करते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड होता है, वहीं से सैलरी दिया जाता है। द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, दिल्ली अपना खुद का अपना हाई कोर्ट है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट के हिसाब से ऐड किया गया है। अगर मैं कहूँ 8th शेड्यूल क्या कहता है, जो कि रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ 22। सो ये एक्ट फर्दर एडेड 64 लॉज टू द 9th शेड्यूल। अगला, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड रिपन को कहते हैं दोस्तों फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगला देखिए, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि कमिश्नर है दोस्तों। आज के टाइम पे एग्जीक्यूटिव हेड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑन द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, आप देख सकते हो। सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस। पारसेक यानी पैरालैक्टिक सेकंड होता है, इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है दोस्तों। अगला देखिए, सुपरनोवा जो है एक डाइंग स्टार को कहते हैं। अर्थ इज़ एट द लीस्ट डिस्टेंस, जिसको पेरिहीलियन के नाम पे जाना जाता है। जनवरी 3 को देख सकते हो। एपीहीलियन यानी फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, December 22। और जून 21 जो है सबसे लंबा दिन होता है, योगा डे उसी दिन मनाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ मोर। द अर्थ इज़ एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्विनॉक्स कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन में आप देख सकते हो यहाँ पे पेरिहीलियन नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ जो है 11 और मोर, आप देख सकते हो जिसकी जो डेंसिटी है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे। डोल्ड्रम्स क्या है, इक्वेटोरियल जोन विद द लो प्रेशर होता है, डोल्ड्रम्स को कहते हैं दोस्तों। और एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय, जो कि हाइग्रोमीटर होता है। डेंसिटी ड्रोमीटर, लिजीमीटर मेजरिंग डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्चुअल evapotranspiration which is released by the plants। एनीमोमीटर, विंड स्पीड, साइकोमीटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का हम लोग मैक्सिमम आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट बताना, और किताब ज़रूर लेना, क्योंकि किताब लेने से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट।